हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आकितोषी मैम। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, मानव जनन। मानव जनन में हम क्या पढ़ेंगे आज, वृषण के बारे में। तो वृषण क्या होता है। वृषण जो होता है वो हमारे शरीर के जो बच्चे होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उनके शरीर के बाहर होता है। बाहर क्यों होता है, क्योंकि हमको टेम्परेचर मेंटेन कराना पड़ता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि शुक्राणु को बनाने के लिए हमको टेम्परेचर कम की जरूरत होती है। तो इसलिए क्या होता है, हमारा वृषण शरीर के बाहर होता है। कितना टेम्परेचर कम होता है, 2 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर शरीर से कम होता है। इसीलिए हमारा वृषण बाहर होता है। कभी कभी देखो, आपने नोटिस किया होगा कि जब ठंड ज़्यादा होता है तो वृषण सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो वो सिकुड़ के कहाँ आता है, आपके शरीर के पास आ जाता है, जिससे क्या उसको गर्मी मिलती रहे। और जब गर्मियाँ होती हैं या बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही वैसे ही रहता है। लेकिन जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है, क्योंकि आपका क्या है, उसको भी गर्मी की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल टेम्परेचर की। उसको भी आपके शरीर से थोड़ा कम। आप तो स्वेटर वटर पहन करके क्या करते हो, अपना टेम्परेचर मेंटेन किए रहते हो। लेकिन अब क्या, वृषण को भी ठंड, मतलब उसको भी शुक्राणु बनाना तो नॉर्मल टेम्परेचर उसको भी चाहिए। तो हमारे शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, सिकुड़ के वो आपके शरीर से गर्मी लेना शुरू कर देता है। जब और टेम्परेचर जब सही हो जाता है तो वो आपका वृषण भी सही कंडीशन में आ जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे वृषण की आंतरिक काट। ठीक है, अब देखो, हमने देख लिया हमारे पास 2 वृषण होता है एक वृषण में। और एक अभी मैंने एक वृषण को आपको डिटेल में बताया कि इसी तरीके से दूसरे वृषण में भी होगा। जैसे ये आंतरिक काट है वैसे दूसरा भी आंतरिक काट होगा। तो हम एक वृषण की आंतरिक काट देख रहे हैं कि वो कैसा दिखता है अंदर से। तो ये देखो, आपका बाहरी कोश क्या कहलाता है, वृषण कोश कहलाता है, क्योंकि आपके पाउच जैसा होता है, उसी पाउच के अंदर क्या होता है, आपका वृषण होता है। तो सबसे बाहरी लेयर क्या होगी, वृषण कोश होगी। वृषण कोश के अंदर क्या होगा, हमारा वृषण होगा, क्या हमारा टेस्टिस होगा। ठीक है, अब जो टेस्टिस के अंदर क्या होता है कि कई सारी पालिकाएं होती हैं, पाउचेज होते हैं। ठीक है, कितनी पाउचेज होती है, 250। कितनी होती है, 250। ठीक है, तो एक वृषण के अंदर 250 वृषण पालिका होती है। कितनी होती है, 250 वृषण पालिकाएं होती हैं। उस वृषण पालिका के अंदर क्या होता है, देखो ये क्या है, हमारी वृषण पालिका। ये जो आपको ब्लैक कलर की दिख रही है, ये सब क्या हमारी वृषण पालिकाएं हैं। ठीक है, वृषण पालिका के अंदर क्या है, हमारा शुक्राणु नलिका, शुक्राणु जनक नलिका। शुक्राणु जनक का मतलब देखो, आपको पढ़ के ही समझ में आ जा रहा होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। शुक्राणु मतलब, शुक्राणु जनक मतलब पैदा करना। जो शुक्राणु को पैदा करे उसको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनक। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, शुक्राणु को पैदा कर रहा है। वो इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में नहीं आएगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बट जो हिंदी मीडियम के हैं वो समझ सकते हैं कि शुक्राणु जन नलिका है, मतलब शुक्राणु को जो पैदा करती हैं वो नलिका है। तो कहाँ बनेगा हमारा शुक्राणु, हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या हमारे शुक्राणु जनक नलिका में बनेगा। ये कहाँ होगा, आपके वृषण पालिका के अंदर होगा। ठीक, वृषण पालिका कितनी होती है, 250 वृषण पालिका होती है। उस वृषण पालिका के अंदर हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है या शुक्राणु जनक नलिकाएं होती हैं। और एक जो आपका 250 वृषण पालिका थी, उस एक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 तक आपके सोमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं या शुक्राणु जनक नलिका होती है। या तो एक हो सकते हैं, मतलब 1 से 3 के बीच में होगा, या तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो एक पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 के बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्राणुजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अब यहाँ शुक्राणुजनक नलिका में हमारा क्या हुआ, शुक्राणु बन चुका है। अब ये क्या होगा, तैरते तैरते कहाँ तक आ जाएगा, ये देखो हमारे शुक्राणु यहाँ पे बन गए। ठीक है, अब शुक्राणु बनने के बाद कहाँ तक आ गए, आपके शुक्र जालिका में आ गए। ठीक है, जालिका में आके फंस गए। ठीक, अब शुक्र जालिका तक पहुंच गए। शुक्र जालिका के बाद क्या होगा, ये शुक्र वाहिका है। ठीक है, यहाँ पे आके ये रहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, शुक्र वाहिका। जो वहन करे शुक्राणु को उसको क्या कहते हैं, शुक्र वाहिका। तो ये वहन कर रही है तो उसको हम क्या कह देंगे, शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका के बाद कहाँ जाएगा, ये अधिवृषण में जाएगा। ठीक है, एपिडिडाइमस में जाएगा। उसके बाद ये हमारी वाश फ्रेंसिया है, शुक्र वाहिका में जाकर के फिर मूत्र मार्ग में मिल करके हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इतना समझ में आया सबको, फिर से समझाओ। देखो ये हमारा क्या, वृषण कोश है। वृषण कोश के अंदर क्या था, हमारा वृषण है। ठीक, अब वृषण के अंदर हमारे वृषण पालिका, वृषण क्योंकि नाम मिले है वृषण, वृषण के अंदर होगा वृषण पालिका। पालिका मतलब क्या, 1 पाली 2 पाली से हम करते हैं ना, 2 पाली 3 पाली। तो वैसे कितनी पाली होती है, 250 पालिका होती है। ठीक है, 250 पाउचेस होते हैं। ठीक है, उस 250 के अंदर क्या होता है, एक सेमिनिफेरस, 1 2 या 3
या तो ये पाउच है, इस पाउच के अंदर या तो एक ट्यूब्यूल्स होगा, या तो दो होगा, या तो तीन। तीन से ज्यादा नहीं हो सकता और एक से कम भी नहीं हो सकता है। तो या तो एक होगा, या तो दो होगा, या तो तीन होगा। तो एक वृषण पालिका मतलब, पालिका मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि पाली होगी। तो एक वृषण होगा, वृषण के बाद वृषण पालिका होगी, वृषण पालिका के अंदर क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्राणु जनक नलिकाएं होंगी। ठीक है, समझ में आया। तो हमारा क्या था, वृषण था, वृषण के अंदर वृषण पालिका, पालिका के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब शुक्राणु जनक नलिकाएं होती हैं, नलिका कितनी होती है, एक से लेके तीन तक नलिका होती है। ठीक, अब इसमें हमारा क्या हुआ, शुक्राणु बन गया। अब शुक्राणु बनने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ से तैरते तैरते आपके शुक्र जालिका में पहुंच जाएगा, वहां से शुक्र वाहिका में आ गया, शुक्र जालिका से कहाँ है, शुक्र वाहिका में। पहले शुक्राणु जनक, जनक से जालिका, जालिका से वाहिका। ठीक, शुक्राणु वाहिका में आ गया। अब शुक्राणु वाहिका से कहाँ आएगा, अधिवृषण में, ये हमारा अधिवृषण है। फिर यहाँ से शुक्र वाहिका से होते हुए, मूत्रमार्ग से होते हुए हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, सीधे बाहर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद हम देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है। तो बच्चों देखो, ये क्या है हमारा सार्टोली। अब ये क्या हमने बना दिया था, अब हमने क्या पढ़ लिया था, ये हमारा क्या है, वृषण नलिका। नलिका के अंदर क्या था हमारा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, अब ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम कट करके देखेंगे कि उसके अंदर कैसा दिखता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये इस छोट, जैसे ये आपका क्या था, इसको हमने यहाँ से कट कर लिया। ठीक है, अब कट करने के बाद हम जब देखेंगे कि इसकी आंतरिक संरचना कैसे दिखती है, तो हम देखेंगे ऐसे दिखती है। अब ये क्या है हमारा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक, अब इसके अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाएंगी, एक सार्टोली सेल्स होगी और दूसरी क्या होगी, जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स होगी। तो हमारे जो सार्टोली सेल्स होती है वो क्या कराती है, आपके नर जनन कोशिका, जो शुक्राणु जनन, जो शुक्राणु बना रहा है उसको पोषण देगी ये। ठीक है, ये शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है। सार्टोली सेल का काम क्या होता है, दो प्रकार के सेल्स होती हैं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो प्रकार की सेल्स होती है, एक लेडिंग सेल्स होती है, एक क्या होती है, एक सार्टोली सेल्स होती है और एक नर जनन कोशिका होती है। ठीक है, मेल जर्म सेल्स होती हैं। ठीक, तो सार्टोली सेल का काम क्या होता है, पोषण देना। सार्टोली सेल क्या करेगी, पोषण को देगी। ठीक, उसके बाद जो मेल जर्म सेल्स है वो क्या कराएगा, आपके स्पर्म का फॉर्मेशन कराएगा, मतलब शुक्राणु को बनाएगा। यही जो ये यहाँ पे बनाएगा, ये जो बन रहा है उसको पोषण कौन दे रहा है, ये इसी के बगल में ये है, देखो हर शुक्राणु, ये जो मेल जर्म सेल्स के बगल में देखो आपके क्या है, सार्टोली सेल्स। सार्टोली सेल्स तो हर, मतलब हर शुक्राणु के अंदर क्या होगा आपका, ये शुक्राणु के बगल में आपका सार्टोली सेल होगा, जो क्या करेगा, आपके स्पर्म को नरिश करेगा, उसको पोषण देगा। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि दो सेल्स होती है, एक सार्टोली सेल्स और एक मेल जर्म सेल्स होती है। किसके अंदर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जब हम कट करते हैं तो उसके अंदर हमको दो प्रकार के सेल्स दिखते हैं। पहला सेल्स क्या काम करता है, ये आपके स्पर्म को पोषण देने का काम करता है। ठीक है बेटा, तो सार्टोली सेल पोषण देगा और मेल जर्म सेल या नर जनन कोशिका क्या कराएगी, आपके स्पर्म को बनाएगी। ठीक है, तो स्पर्म जब बनेगा तो उसको भी तो खाने पीने की जरूरत पड़ेगी। जैसे अब कोई बच्चा होता, पैदा होता है तो उसको खाने पीने के लिए क्या होता है, माँ के गर्भ से वो क्या पोषण लेता है, वैसे ही ये भी हर चीज को जब हम पोषण लेंगे, जब हम खाना खाएंगे तभी तुम्हारा वृद्धि होगा, विकास होगा। तो हर किसी को बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। वैसे हमारे स्पर्म भी होते हैं, उनको भी क्या करना होता है, बड़ा होना होता है, स्ट्रांग होना होता है, क्योंकि उसको आगे चल के कहाँ जाना है, अपने फीमेल के पास जाना है। ठीक है, तो क्या करेगा, उसको भी खा पी करके एकदम हिस्ट पुष्ट मोटा तगड़ा होना, ताकि वो अच्छे से अपने गर्लफ्रेंड के पास, अपने ओआ के पास पहुंच जा सके। ठीक है, अब हमने क्या देखा, इसको कौन नरिश कर रहा है, आपकी सार्टोली सेल उसको नरिश कर रही है। ठीक है, शुक्राणु को कौन नरिश करेगा, देखो शुक्राणु को सार्टोली सेल नरिश करेगा। देखो साथ से शुक्राणु, साथ से इसमें कंफ्यूज होता है, लैंडिंग सेल में और सार्टोली सेल में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लैंडिंग सेल का काम क्या होता है, हार्मोन को निकालना, जबकि सार्टोली सेल का काम क्या होता है, शुक्राणु को नरिश करना। तो देखो शुक्राणु और सार्टोली, ठीक है, साथ से शुक्राणु और साथ से सार्टोली सेल। तो शुक्राणु को पोषण कौन देगा, सार्टोली सेल देगा, ना कि आपकी लैंडिंग सेल्स देंगे। इसमें कंफ्यूज मत होना, लैंडिंग सेल्स में और सार्टोली सेल्स में। देखो हिंदी में याद करने में देखो आपको ज्यादा आसानी होगी। इसमें क्या,
देखो हाँ, ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन कौन कराएगा, ये स्पर्म फॉर्मेशन करा तो उसको नरिश कौन कराएगा, आपकी सार्टोली सेल कराएगी। तो ऐसे हिंदी में भी देख लो, जो शुक्राणु है, जो शुक्राणु को पैदा करेगा, वो उसको नरिश करने के लिए कौन आएगा, उसकी सार्टोली सेल आएगी, उसकी सहेली आएगी, ठीक है। तो शुक्राणु जनन को नरिश कौन कर रहा है, आपकी सार्टोली सेल कर रही है। कंफ्यूजन तो नहीं होगा लैडिंग सेल में और सार्टोली सेल में। लैडिंग सेल का काम क्या होगा, आपके हार्मोन को निकालना, जबकि सार्टोली सेल क्या करेगा, आपके शुक्राणु को नरिश करेगा। अगर ऐसे नहीं याद होता है तो ऐसे याद कर लो, देखो स्पर्म स्पर्म फॉर्मेशन होगा तो उसको नरिश कौन करेगा, सार्टोली सेल। तो शुक्राणु साथ से शुक्राणु साथ से सार्टोली सेल। अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साथ से शुक्राणु साथ से सार्टोली सेल, ठीक। या तो स्पर्म, ऐसे स्पर्म हो रहा है, ऐसे सार्टोली सेल हो रहा है। तो आप इसमें इसको मतलब स्पर्म फॉर्मेशन होगा तो नरिशमेंट कौन देगा, आपकी सार्टोली सेल पोषण देगी। जबकि लैडिंग सेल का काम क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन को निकालना। ये क्या होता है, हमारा हार्मोन्स होता है जो मेल कैरेक्टर को शो कराता है, ठीक है बेटा। अब हम क्या देखेंगे, इतना तो समझ में आया ना कि सार्टोली सेल, लैडिंग सेल और मेल जर्म सेल का काम क्या होता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, लैडिंग सेल में और सार्टोली सेल में। लैडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकालेगा, अगर एक ये याद हो जाएगा तो दूसरा समझ में आ जाएगा कि दूसरा का काम क्या है, आपके हार्मोन को निकालना। तो सार्टोली सेल, ऐसे सार्टोली सेल, ऐसे स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक। या तो शुक्राणु जनन, हिंदी वाले समझ लो कि आपके शुक्राणु जनन के लिए सार्टोली सेल, इंग्लिश वाले समझ लो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, सार्टोली सेल होता है जो नरिश करता है। तो एस से आपका स्पर्म हो गया, एस से सार्टोली सेल हो गया। तो ऐसे याद कर लेना, इससे इससे कंफ्यूजन मत होना कि लैडिंग सेल या सार्टोली सेल में क्या अंतर होता है, ठीक है, मतलब किसका क्या काम होता है। तो सार्टोली सेल पोषण के लिए आपके शुक्राणु जनन जो होगा उसको पोषण देगा, शुक्राणु को पोषण सार्टोली सेल देगा। जबकि लैडिंग सेल क्या कराएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कराएगा, ठीक है। तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये हार्मोन होता है, ये आपके क्या करता है, लड़कों में मेल कैरेक्टर को शो कराता है। मेल कैरेक्टर क्या होता है, जैसे दाढ़ी वाला जाना, लड़कों के आवाज भारी हो जाना, ठीक है। और क्या होता है, और कुछ कैरेक्टर होता है जिससे समझ में आता है कि वो लड़का है कि लड़की है। उनके स्तनों का विकास कम होता है और उनके दाढ़ी बाल आ जाते हैं, आवाज मोटी हो जाती है। तो ये सारे कैरेक्टर कौन शो कराता है, आपको जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये मेल हार्मोन होता है, यही आपके मेल पर्सन में क्या कराता है, सारे कैरेक्टर को शो कराता है। तो टेस्टोस्टेरोन का काम या लैडिंग सेल का काम होता है आपके मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कराना। जबकि आपकी जो सार्टोली सेल है, ये क्या कराएगी, स्पर्म का फॉर्मेशन कराएगी, उसको नरिश कराएगी। जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है उसको नरिशमेंट कौन प्रदान कर रहा है, आपकी सार्टोली सेल करा रही है, ठीक है बेटा। अब क्या समझ में आया, अब इतना हमने देख लिया, क्लियर हो गया कि हमारा स्पर्म बन गया, ठीक। अब स्पर्म को नरिश कौन कर रहा है, सार्टोली सेल कर रही है। और इसमें क्या होती है, इंटरस्टिशियल, ये जो आपका खाली स्पेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सब क्या इंटरस्टिशियल स्पेस होती है या अंतराली अवकाश होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, क्योंकि हर जगह ब्लड होगा तभी तो आपको CO2 O2 जो भी आपको ऊर्जा मिलेगी वो सब कहाँ से मिलेगी, आपके ब्लड से मिलेगी। तो ब्लड वेसल्स भी पाई जाएंगी इसमें, ठीक है बेटा। और ये क्या है, जो इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में ही क्या होगा, आपकी लैडिंग सेल्स पाई जाएंगी जो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कराएंगी। ये सब समझ में आया बेटा, ठीक। अब देखो क्या होता है कि अब यहाँ तक समझ में आया कि आपके स्पर्म बन गया, आपका मेल जर्म सेल बन गया, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आगे हम क्या देखने वाले हैं कि इसका ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे डिटेल व्यू करते हैं इसका। देखो ये हमने क्या देखा था, वृषण था, वृषण के अंदर ऊपर क्या थी, ये हमारे एपिडिडाइमिस थी। अब ये कहाँ से निकल रही है, ये ऐसे जाएगी हमारी, एक और एक हमारी क्या थी, एक इधर थी, ठीक। ये हमारे दो वृषण हो गए। वृषण के अंदर क्या थी, ये हमारी नलिका थी, ठीक है। ये बीच में क्या था हमारा, सॉरी, ये हमारा मूत्र मार्ग हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारी नलिका थी वो यहाँ से आएगी और मूत्र मार्ग से होते हुए ऐसे कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है बेटा। ये इधर से आएगी और आपके मूत्र मार्ग से होते हुए यहाँ पे, ये क्या आपके यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है। ये आपके इसमें आके मिल जाएगी,
यहाँ से ये आएगी और यहाँ से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मिल जाएगी। यहाँ से दोनों की एक नली का हो जाएगी। यहाँ से क्या होगा, इसके बाद ये यहाँ से अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी होगा आपका। ये जो हमारे पास एफ्रेंसिया है वो यहाँ आएगी, ठीक। यहाँ पे क्या हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, इसी के अंदर ये आके क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है। समझ में आ रहा, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब इसके प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे आएंगे थोड़ी दूरी पे तो क्या होता है, हमारा कॉपर्स ग्लैंड होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो वाज रेफरेंस था, यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ आएगा, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में आएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे क्या होता है, ये आपका कॉपर्स ग्लैंड होता है, ठीक है। कॉपर्स ग्लैंड के होने के बाद ये आपके मूत्र मार्ग ये ऐसे बाहर आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, ये आपका सिस्न होता है, ये आपका सिस्न है, ये क्या है, सिस्न मुंड है। और यहाँ से आपका जो स्पर्म बनेगा वो मूत्र मार्ग के रास्ते क्या होगा, आपके बाहर आ जाएगा। यहाँ से होते हुए ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होती है, एक होल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। ये यहाँ से ऐसे ये ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या था, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। ये क्या था, प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्लैंड था हमारा। और ये क्या था हमारा, ये कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। और इसी में क्या था, इसको और क्या कहते हैं, आप सब कमेंट करके बताना, इसको और क्या कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इसको मैंने कैसे याद कराया था आपको, कि जहाँ काऊ रहती है वहां पे क्या होता है, वहां पे बल्ब भी होता है। जहाँ आपके याद करने का मैंने ट्रिक बताया था कि जहाँ पे काऊ रहेगी वहां पे बल्ब हम जलाते हैं, जहाँ पे भी हमारी काऊ होती है वहां हम बल्ब जलाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारी क्या थी, प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसके बाद हमारी कहा काउपर्स ग्लैंड में आएगा, फिर काउपर्स ग्लैंड से होते हुए जो हमारा स्पर्म है ये हमारे सिस्न से मूत्र मार्ग से होते हुए हमारे कहाँ जाएगा, बाहर निकल आएगा। तो ये क्या था हमारा, ये मूत्र मार्ग है हमारा, ठीक है। ये हमारा यूरेटर है, ये हमारा क्या आदि, ये वृषण है हमारा। वृषण में आपको पता है इपिडिडाइमस में हमारा क्या बन गया था, शुक्राणु बन गया था। शुक्राणु वास रेफरेंस से होते 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 कहाँ आया, आपके ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और दोनों आपस में कनेक्ट हो गए थे। यहाँ पे दोनों की एक नली हो गई थी। यहाँ से ये कहाँ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड में होते हुए आपके कॉर्पस ग्लैंड था यहाँ पे। फिर यहाँ से क्या, मूत्र मार्ग, यहीं से आपकी मूत्र भी बाहर आएगा क्योंकि आपका यूरेटर भी यहाँ पे कनेक्ट है, मूत्राशय भी है। और यहीं पे क्या है आपका, ये वास एफरेंस भी यहाँ पे कनेक्ट है। तो ये दोनों एक नली हो जाएगी। तो यहीं से आपका मूत्राशय भी, मूत्र भी बाहर आएगा, और यहीं से आपका क्या आएगा, शुक्राणु भी बाहर आएगा, ठीक है बेटा। समझ में आया सबको। तो बच्चों ये क्या था, हमने क्या देखा था, ये हमारे क्या थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था। उसके अंदर हमने क्या देखा था, ये हमारी सार्टोली सेल्स थी, और ये क्या थी, मेल जनन कोश क्या थे, ठीक है, नर जनन कोश का थी। अब हमको इसको क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है कि इसके अंदर शुक्राणु का विकास कैसे हो रहा था। तो अभी देखो, जैसे अब जो मेल होता है, जो मेल होते हैं उनमें प्यूबर्टी में ही, प्यूबर्टी जब आती है मतलब 12-13 साल के जब होते हैं, तब उनके अंदर क्या होता है, शुक्राणु का विकास होना शुरू होता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, प्यूबर्टी आ गई। अब वो 12-13 साल का हमारा जो चिंटू मिंटू भैया थे वो हमारे कितने साल के हो गए, 12 साल के हो गए। अब उनके अंदर क्या आ गई, प्यूबर्टी आ गई, मतलब उनके दाढ़ी मूछ आने लगे। अब उनका क्या, उनकी आवाज मोटी होने लगी। अब उनके अंदर मेल के कैरेक्टर शो होने लगे। तब प्यूबर्टी आने लगी। अब क्या होगा, उनके अंदर शुक्राणु का निर्माण होने लगेगा। तो इसी जो हमारी जो नर जनन कोशिका है, इसी के अंदर क्या होगी, मैंने बताया था आपको कि स्पर्म का निर्माण होगा। क्या होगा, शुक्राणु जनन होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। अब हम इसका एक प्रोसेस होता है, उसको हम देखेंगे कि कैसे होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस को कराने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, स्पर्मेटोगोनिया बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है हमारा, स्पर्मेटो
गोनिया है, ठीक। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, हमारे स्पर्मेटोगोनिया से शुरू होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, ठीक है। अब इसको हिंदी में भी बेटा स्पर्मेटोगोनिया ही कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, सबसे पहले समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस विभाजन होगा, ठीक है, माइटोसिस की क्रिया होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, कराने के लिए दो विभाजन होगा आपका, समसूत्री विभाजन और एक मिनट बेटा, समसूत्री विभाजन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, समसूत्री समसूत्री विभाजन, ठीक है बेटा। तो इसको क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। तो आपको पता होगा कि जब हम समसूत्री विभाजन करते हैं तो एक सेल से दो सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कोशिकाएं हमारी, दो सेल्स बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, ठीक है। तो जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया हुआ, स्पर्मेटोगोनिया में क्या करा है, हम समसूत्री विभाजन करा। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, दो सेल्स बनती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस में क्या होगा, समसूत्री विभाजन, जिससे क्या होगा, एक सेल से हमारे दो सेल्स बन गए। अब ये जो दो सेल्स बने इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, ठीक। पहले जो हमारे सबसे पहले बनेगी, क्योंकि ये पहले बन रही है, इसको हम इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। ये कैसे बनी, समसूत्री विभाजन से बनी। समसूत्री विभाजन हुआ तो एक सेल से दो सेल्स बन गई हमारी, ठीक है बेटा। अब इसी एक सेल को हम उठाते हैं तो इसमें देखते क्या होता है, फिर हम इसमें क्या कराएंगे, अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन पहला होगा, ठीक है। ये हमारा क्या बना, अब हम इसमें क्या कराएंगे, अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन कराने पर ये क्या बने, दो सेल्स में बन गया, ठीक। अब इसको हम क्या कह दिए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो पहला बना था वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो दूसरा बना उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो पहले हमने क्या कराया, पहले समसूत्री विभाजन कराएंगे, एक बार समसूत्री विभाजन होगा और दो बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। सबसे पहले समसूत्री विभाजन, फिर उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। तो अर्धसूत्री विभाजन कराए, पहला विभाजन हुआ तो हमारा क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, क्योंकि ये पहला है विभाजन। जब पहला है तो पहला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जब दूसरा कराएंगे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे क्या बने, सेल्स बन गए। अब इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड कहेंगे। ये स्पर्मेटिड जो होगा बाद में डिफ्रेंशिएट करके, विभेदन करके क्या बनाएगा, आपका स्पर्म बना लेगा, ठीक बेटा। समझ में आया, फिर से समझाती हूँ, देखो। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा जो ये नर जनन कोशिका थी, ये हमने क्या देखा था, हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में ये सार्टोली सेल्स थी, उसके बीच बीच में हमारी नर जनन कोशिकाएं थी। उस नर जनन कोशिका कब आरंभ होता है, जब आप प्यूबर्टी में आ जाते हैं, जब आप 12-13 साल के हो जाते हैं, तब हमारा क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होना शुरू होता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए सबसे पहले हमको क्या कराना पड़ेगा, स्पर्मेटोगोनिया लेना पड़ेगा, ठीक है। एक स्पर्मेटोगोनिया में हम क्या कराएंगे, पहले समसूत्री विभाजन कराएंगे। तो समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं बनेंगी, ठीक। अब दो कोशिका बन गई, अब इन दोनों कोशिकाओं में क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और जब समसूत्री विभाजन कराए तो क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हमारी बनी। तो पहले में क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनेगा। तो पहले समसूत्री विभाजन कराए तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, जब अर्धसूत्री प्रथम विभाजन कराए तो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। बेटा मैंने आपको गलत बता दिया था, देखो पहले क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया बना, स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन हुआ, तो समसूत्री विभाजन के बाद क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक बेटा। तो समसूत्री विभाजन के बाद क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन पहला कराएंगे तो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ठीक बेटा। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा तो कब बनेगा, जब हम अर्धसूत्री विभाजन पहला कराएंगे। तो हमारा अर्धसूत्री विभाजन पहला कराए तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। अब इस स्पर्मेटोसाइट में हम क्या करेंगे, फिर से अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे। अर्धसूत्री विभाजन कौन सा होगा, मियोसिस सेकंड कराएंगे, तब हमारा क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। जब हम अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे तो स्पर्मेटिड बनेगा। अब स्पर्मेटिड में डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बनाएगा, आपका स्पर्म बनाएगा, ठीक बेटा। समझ में आया,
हमने क्या लिया, स्पर्मेटोगोनिया लिया। स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए, स्पर्म का निर्माण कराने के लिए हम स्पर्मेटोगोनिया लेंगे, एक सेल जिसको हम कह देंगे क्या, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले हमने समसूत्री विभाजन कराया, जिससे हमको 2 सेल्स मिल गए। ठीक बेटा, 2 सेल्स मिले। अब इस जो हमारे दो सेल्स बने, इन दोनों सेल्स को हमने क्या कहा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स कहा। ठीक, या प्रथम, इसको हिंदी में बेटा स्पर्मेटोसाइट ही कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। ठीक, अब जब हमको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल मिल गया तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हमारा समसूत्री विभाजन हो गया। अब हमको एक बार समसूत्री विभाजन कराना और 2 बार क्या कराना, अर्धसूत्री विभाजन कराना। एक बार समसूत्री विभाजन और 2 बार अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे। तो एक बार समसूत्री विभाजन कराने के बाद हमको क्या मिला, हमको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल मिला। ठीक, उसके बाद क्या कराया हमने, अर्धसूत्री विभाजन पहला कराएंगे। अर्धसूत्री विभाजन पहला कराने के बाद हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल मिलेगा। ठीक, पहला जब अर्धसूत्री विभाजन कराया हमने, समसूत्री विभाजन कराया तो हमको क्या मिला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल मिला। जबकि जब हमने अर्धसूत्री विभाजन पहला कराया तो हमको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल मिला। अब दूसरी बार जब हम अर्धसूत्री, क्योंकि हमने पहले कहा था हम एक बार समसूत्री विभाजन कराएंगे और 2 बार अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे, तो एक बार समसूत्री विभाजन हमने करा लिया, दूसरा हमने अर्धसूत्री विभाजन भी पहला करा लिया। अब हम अर्धसूत्री विभाजन फिर से कराएंगे, तो जो हमने पहला अर्धसूत्री विभाजन कराया था तो हमको क्या मिल गया था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल मिल गया था। अब जब हम ये दूसरा अर्धसूत्री विभाजन करा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, दूसरा कराए तो हमको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल मिल गया। ठीक, अब फिर से इसमें क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन होगा, तब क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। स्पर्मेटिड कब बनेगा, जब आप ये इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड में डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। स्पर्मेटिड से क्या होगा, आपके शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो ये प्रोसेस कैसे होता है, पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, फिर स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर क्या बनेगा, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से शुक्राणु बन गया। ये क्या हुआ, हमारा शुक्राणु के बनने की प्रोसेस थी। ठीक है बेटा, आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।